19वीं शताब्दी ईस्वी के उत्तरार्ध में लगभग आधे भारत में ब्रिटिश शासन था। क्योंकि उसके पहले 1857 ईस्वी तक ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जिसने छल प्रपंच, धोखाधड़ी, विश्वासघात करके, चिनैती डकैती, छल बल से सहायक संधियां नामक धोखाधड़ी करके कुछ जागीरें अपनाई थी। और जब यहाँ के धर्मनिष्ठ राजा और नवाब सब मिलकर इनको मारने भगाने लगे, तो उन्होंने कहा कि झूठ बोल दिया। इंग्लैंड में भी और यूरोप में भी तब संचार के इतने साधन नहीं थे। भगवान ने अभी तो बड़ी कृपा की है, संचार के बहुत साधन है, पहले नहीं थे। और झूठ तो बोलना ही था। राजा भी, वहां का राजा भी तैयार था कि भाई तुम कोई झूठा बहाना दो तो हम आए। तो उन्होंने संदेश दिया कि देखो देखो, ये भारत में जो हमारा हमको मार रहे हैं, वो केवल हमको नहीं मार रहे हैं, कंपनी के लोगों को, वो हर यूरोपीय नर नारी को मार रहे हैं। झूठा उड़ा दिया कि वहां कलकत्ता में, वहां फलानी जगह कानपुर में हजारों बच्चों को मार दिया गया है, स्त्रियों को मार दिया। शुद्ध झूठ। और इंग्लैंड का स्टेट भी झूठ के इंतजार में ही था, उसके बहाने वो आ गया। तो अपने बल पे नहीं गया, क्योंकि केवल कुछ हजार सैनिक उनके थे। तो बाकी उनकी सहायता किसने की? तो एक तो भारत के अपने सैनिक थे लगभग 1.5 लाख, 24,000 अंग्रेज सिपाही यहाँ आए 1857-58 में, और 1.5 लाख भारतीय सैनिक थे। और इसके अतिरिक्त जो हिंदू राजा उनका समर्थन कर रहे थे, उनके 3.5 लाख सैनिक थे। और अनेक राजाओं से उन्होंने संधि की। जो बाद में राजा बचे रहे 1858 के बाद, 730 राजा, जिनमें 500 थोड़ा अच्छे राजा थे। उन राजाओं का हमने अपनी एक पुस्तक में बताया है। कुछ काफी बड़े राज्य थे, लगभग 70, और फिर उसके बाद दूसरे दर्जे के राज्य थे लगभग 300, और फिर छोटी छोटी रियासतें भी थी लगभग 150। तो इस तरह इन सब से, इन छोटी रियासतों ने अपने बड़े राजा से संधि की, और लगभग 500 राजाओं ने अंग्रेजों से अलग अलग संधि की। ये उनकी नीति थी ब्रिटिश स्टेट ने। अब भारत में लोगों को पता भी नहीं चला, लेकिन विक्टोरिया जब आई तो उन्होंने 1 नवंबर 1858 को बता दिया कि हमारी भारत के हिंदू राजाओं से और कुछ मुस्लिम नवाबों या जागीरदारों से भी संधि हो चुकी है, और हमने वचन दिया है कि हम तुम्हारे इलाके में बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं करेंगे, और तुम्हारे उत्तराधिकार की मान्यता या गोद प्रथा या राज्याभिषेक की परंपरा, किसी में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। आप अपने ढंग से अपना शासन चलाइए। हमारी संधि ये हुई है कि हमारी सीमा में आप अपना फैलाने की कोशिश मत करिएगा, अपनी मान्यता, अपनी परंपरा। और ऐसे करके संधि हो गई। तो वो क्या था? भारत के मुख्यतः हिंदू राजाओं की और कुछ मुस्लिम नवाबों की सहमति और संधि से आधे भारत में ब्रिटिश शासन ने 22 जून 1858 ईस्वी को कब्जा कर लिया। उसके पहले तक भारत में कोई अंग्रेजी शासन नहीं था। जून 1858 में पहली बार भारत में अंग्रेजी शासन हुआ है। लेकिन इसके बाद उन्होंने जिस होशियारी से किया, उसको जानना चाहिए, क्योंकि आप कहेंगे केवल 90 वर्ष में ऐसा क्या कर दिया? और 90 वर्ष में उन्होंने नहीं किया, जैसा मैं बताऊंगा, बाद में भी सब हुआ है। लेकिन शुरू में क्या हुआ है कि 1861 में ही उन्होंने एक कानून बना दिया, है ना। जैसे ही माने उनको इस तरह से धीरे धीरे आगे बढ़ने की रणनीति आती थी। वो हमें इसलिए जानना चाहिए कि अगर आप देशभक्त हैं और आप देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो आपको इस प्रक्रिया को समझना पड़ेगा। चाहे आप शासक हैं, चाहे शासक दल के समर्थक हैं, चाहे विद्वान हैं, कि हुआ क्या है। तो इन्होंने आते से ही क्या किया? सबसे पहले 1860 में एक उन्होंने कानून बना दिया, और उसमें कहा कि वो हम जो हमारे समर्थक लोग हैं उनको स्टार देंगे। हो गया, ऐसे शुरू में कर दिया। बहुत से लोग उसी चक्कर में आ गए, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। लेकिन उसके बाद 1860 में अंग्रेजों ने भारतीय दंड संहिता भी लागू कर दी, मतलब इंडियन पीनल कोड बनाया और वो लागू कर दिया। कहा? अपने ब्रिटिश भारतीय इलाके में। और राजाओं से कहा कि देखो देखो, ये नए युग का बहुत बड़ा अच्छा कानून है। और जैसा हम आगे बताएंगे, भारतीय राजा भी उनके नैरेटिव और उनके प्रोपेगेंडा के प्रभाव में आ गए कि अच्छा, शायद ये नई विश्व शक्ति है, ये उदित हो रही है। तो वो राजा जिन्होंने इंग्लैंड से संधि की थी, 500 बड़े राजा और उनके अधीन लगभग 230 छोटे राजा, वो सब अंग्रेजों के प्रोपेगेंडा और नैरेटिव के फेर में आ गए, और वो उनसे अलग अलग दोस्ती करने लगे। क्योंकि तब तक नेशन स्टेट यूरोप में भी नहीं था, तो भारत में भी नहीं था। इंग्लैंड स्वयं उसी समय नेशन स्टेट बना है, धीरे धीरे। तो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में पहली बार ठीक से इंग्लैंड नेशन स्टेट बना है। तो 1861 ईस्वी में उन्होंने इंडियन काउंसिल एक्ट बनाया।
उसी समय कलकत्ता में हाई कोर्ट स्थापित किया। इसके बाद फिर लोक सेवा अधिनियम भी बना दिया और इसके बाद 1861 ईस्वी में फैक्ट्री अधिनियम बनाया। जल्दी जल्दी सब नियम बनाए हैं और उसी वर्ष भारत की पहली जनगणना 1881 में की गई। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट बनाया जिसमें जो स्वदेशी पत्रकार थे उनको कुचला जा सके। और फिर इतना प्रचंड विरोध हुआ उसका कि अंत में उन्हें वो हटाना पड़ा। बाद में फिर अलग ढंग से कानून लाए। इस बीच उन्होंने कंपनी ने भी काफी काम किया था और फिर ब्रिटिश स्टेट ने उसको और तेज कर दिया। कंपनी के समय ईसाई मिशनरियों ने और कंपनी के अधिकारियों ने बहुत काम किया था। तो अंग्रेजी शिक्षा, सभ्यता और संस्कृति का ऐसा प्रचार किया कि नए नए लोग अंग्रेजी सभ्यता के और क्रिश्चियन सभ्यता के भक्त बन गए, खासतौर से तमिलनाडु क्षेत्र में और बंगाल क्षेत्र में बहुत लोग अंग्रेजों के परम भक्त बन गए। अंग्रेज बनने को मचलने लगे। बहुत मतलब 20% लोग, सारा इलाका नहीं, लेकिन 20% को फिर उन्होंने कैसे बढ़ाया वो हम आगे बढ़ाएंगे, शक्तिशाली बनाया। तो वो लोग जब क्रिश्चियन बनने लगे, कोलकाता में तो ये हाल था कि बहुत से युवक चौराहे में आके कहते थे, वो खाएं चाहे न खाएं, कहते थे मैंने गोमांस खाया है, जैसे आजकल कई कांग्रेसी कह रहे हैं। लेकिन उस समय हिंदू समाज बहुत प्रबल था, धर्मनिष्ठ था। तो अगर कोई कह दे कि मैंने गोमांस खाया है तो जाति की पंचायतें होती थी, तुरंत जाति की पंचायत बैठ के उसको जाति से निकाल देती थी। तो वो इसी के लिए तो कहता था कि मैंने गोमांस खाया है, क्योंकि उसके मन में चोट था और पाप था। तो वो कहता था मैंने गोमांस खाया है, तो पंचायत ने उसको जाति से निष्कासित कर दिया। तो वो बोला अब मैं क्रिश्चियन हो गया हूँ। तो इस तरह क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि नहीं, क्रिश्चियन बहुत बड़ा धर्म है और इसमें भविष्य में हम ही शासक बनेंगे दुनिया के, और हमारे पास जो ज्ञान है वो तुम्हारे हिंदुओं के पास नहीं है। और खूब प्रचार किया। वो सब आप लोगों ने सुना ही होगा कि मैकाले ने कहा कि जो इंग्लैंड की अच्छी लाइब्रेरी की एक अलमारी में जितनी पुस्तकें हैं उनमें जो ज्ञान है वो भारत के सारे वेदों, पुराणों, उपनिषदों सबके ज्ञान उसके सामने तुच्छ है। तो इस तरह अलग कभी प्रशंसा करते थे कि बड़ा ज्ञान है भारत में। ये भी है सब छली पाखंडी बदमाश लोग ऐसे ही होते हैं। कभी तो कह दिया हो ज्ञान का सूर्य यहीं उदित हुआ है, फिर कभी कह दिया अरे ये उदित हुआ है तो वो पुराना था, बीज था, आदिम था, अविकसित था, अब जो नया ज्ञान है वो हमारे में आ रहा है। और प्रोपेगेंडा वार और नैरेटिव वार में अंग्रेज बढ़ते चले गए। तो बहुत से लोग ईसाई बन गए और ईसाई सभ्यता के भक्त हो गए। कई जगह नए नए संगठन बन गए, ब्राह्मो समाज और कहीं दूसरे सुधारक सुधारक लोगों को पैदा कर दिया। और सुधारक का अर्थ होता है विनाशक। हिंदू धर्म के विनाश करने के लिए जो सक्रिय हो वही उसको वो सुधारक कहने लगे। और उसके लिए उनसे बहुत झूठ बुलवाया, सती प्रथा आदि एकदम झूठी बातें कहलवाई। अगर 2-4 स्त्रियां जल मरी तो करोड़ों करोड़ स्त्रियां विधवा होकर भी कहीं मथुरा वृंदावन में रह रही, कहीं घरों में सम्मान से रह रही है। अत्यंत प्राचीन काल से कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा आदि पूजनीय महारानियां और फिर कुंती महारानी और हजारों हजार महाभारत में करोड़ों विधवाएं हुई। कोई भी सती नहीं हुई थी सिवाय एक के, जो अपने पति को बहुत चाहती थी। तो वो कौन थी? कीचक की पत्नी। और तो कोई सती हुआ ही नहीं। और कीचक तो महाभारत युद्ध से पहले ही मार दिया गया था। केवल वो सती हुई थी और कोई सती नहीं हुआ। करोड़ों करोड़ स्त्रियां विधवा हुई और वो शानदार जीवन जीती रही, धर्म में जीवन जीती रही। लेकिन प्रचार कर दिया कि बंगाल में तो और भारत में हर स्त्री अगर पति मर गया तो सती हो जाती है। तो सती प्रथा और उसके नाम पे झूठे कानून। और उनको उनके समर्थक मिल गए। राम मोहन राय जैसा बाबू जो अत्यंत गरीब बाबू था, उसको उन्होंने दिल्ली के एक अपने जो जागीरदार था दिल्ली का, था तो वो मुगलों का वंशज, लेकिन उस समय फटाहाल हो गया था, मराठों के अधीन था। उसको फोड़ लिया कि हम तुमको फिर राज दिलवाएंगे, तुम ऐसे करो राम मोहन राय को राजा घोषित कर दो। तो उसने कह दिया कि मैं राम मोहन राय को राजा बनाता हूँ। उसी झूठे कागज से राम मोहन राय को भेज दिया इंग्लैंड में कि कह दिया कि देखो भारत के राजा भी हमारे पक्ष में हैं, भारत के राजा भी सती प्रथा पर। इंग्लैंड में हल्ला मचा कि तुम कंपनी वाले बदमाशी करते हो। तो कह दिया नहीं नहीं, भारत के राजा, भारत के और कुछ ब्राह्मण जो ईसाई बन गए उनको भी, और बड़े बड़े अन्य जातियों के लोग जिनको ईसाई बनाने में सफल खासतौर से बंगाल और तमिलनाडु में हुए थे, उनको कह दिया देखो यहाँ का जो इलीट क्लास है, यहाँ के जो अभिजन है वो हमारे साथ हैं। तो अब वो उस समय संचार माध्यम इतने नहीं थे, तो इंग्लैंड वालों ने कहा अच्छा भाई, फिर ये पैसा दे ही रहे थे, घूस दे ही रहे थे, तो इनको करने दिया। तो इस तरह है। आज का वीडियो हो सकता है 1 घंटे से भी थोड़ा-सा ज़्यादा हो जाए, मैं कोशिश करूँगा कि सारी बातें आ जाएँ। तो इस तरह है, इन्होंने देशव्यापी प्रोपेगेंडा वार छेड़ दिया।
फिर 1892 में इंडियन काउंसिल एक्ट बना, 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम बना, और उसमें क्या किया कि एंग्लो क्रिश्चियन शिक्षा जो कि आजकल भी भारत में चल रही है, वो पहली बार 1904 में उसको ठीक से व्यवस्थित किया। उसी समय कोऑपरेटिव अधिनियम भी बना, और बंगाल का विभाजन 1905 में किया गया, जिसके विरोध में श्री अरविंद, चित्तरंजन दास आदि सभी ने मिलकर प्रचंड विरोध किया, तो बाद में रद्द करना पड़ा। लेकिन आके 1947 में उन्होंने बंगाल ही नहीं पूरे देश का ही विभाजन कर दिया, तो वो अपने में लगे रहे लगातार। तो 1915 ईस्वी में तब तक उनके विरुद्ध यहाँ क्रांतिकारियों का बहुत जाल बैठ गया था, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, पहले तो 1911 में कहा कि अब हम दिल्ली में राजधानी बनाएंगे, तो 1911 में घोषणा कर दी, जिससे कि कलकत्ता से बोझ हट जाए। 20 साल दिल्ली में राजधानी बनाते लग गए, और 1931 में जाके वो दिल्ली आए। 1911 तक पूर्ण राजधानी ब्रिटिश भारत की कोलकाता थी। 1911 से 1931 तक राजधानी तो कोलकाता में ही थी, लेकिन कहते रहते थे कि अब दिल्ली बन गई है, दिल्ली बन गई है, हम दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली के नाम से कागज पत्तर तैयार करने लगे, और 1931 ईस्वी में वो दिल्ली आए। तो धीरज था उनमें, और छल कपट और ठगी और अपना नैरेटिव, अपना प्रोपेगेंडा वार की बहुत शक्ति थी। तो क्रांतिकारियों के डर से उनको कोलकाता छोड़ के भागना पड़ा दिल्ली। तो कैसे गए, भागना पड़ा माने कोई वो थोड़ी राजा थे, राजपूतों से कहा कि हमें रक्षा करो। तो यहाँ तक कि मेवाड़ के महाराणा जो अत्यंत प्रतापी तेजस्वी सूर्य माने जाते थे हिंदुओं में, हिंदुओं के सूर्य, उनको भी पटा लिया। महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारियों को पटा लिया, जाटों को पटा लिया, गुरखों को पटा लिया, सिखों को पटा लिया, और राजपूतों को पटा लिया। तब जाके सुरक्षित रूप से दिल्ली में रहने। हालांकि तब भी क्रांतिकारियों ने वहां भी बम विस्फोट किया, मारने की कोशिश की। तो ये जानना चाहिए, तब वो 1931 से दिल्ली से करने लगे शासन। और साइमन कमीशन की रिपोर्ट भी आ गई थी 1930 में। फिर उन्होंने जैसे ही दिल्ली गए हैं वैसे ही कह दिया कि हम भारत, इतना घबरा गए थे, कोलकाता में ही घबरा गए थे क्रांतिकारियों से, दिल्ली जाकर घबरा गए कि बाकी जो लोग हैं वो भी आंदोलन कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा हम आपको स्वायत्त शासन दे रहे हैं, आपको ऑटोनॉमी दे रहे हैं, मतलब आप ब्रिटिश क्राउन तो बने रहेंगे, ब्रिटिश क्राउन का अंग, लेकिन बाकी सब आपको स्वशासन को मिलेगा अगर आप हमारे कानून कायदे नियम से चलो। तो लोगों को, जिनमें राज्य का लोग था और जो राजनीतिक रूप से सजग लोग थे, उनको लगा अच्छा अच्छा तो ये शासन हमको देके जाएंगे। तो उनको होड़ मच गई अंग्रेजी शिक्षा पाने की, अंग्रेजी कानून आदि पढ़ने की। और 1935 में उन्होंने, पहले 1919 में एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बनाया था, उसके द्वारा अपना विस्तार किया अंग्रेजी शिक्षा का, अंग्रेजी विधि का, अंग्रेजी कानून का। फिर 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी बना दिया, जबकि 1931 में पहली बार वो दिल्ली गए हैं। मेहनत कर रहे थे तेजी से। उन्होंने उनका एक आईसीएस सेवक था, बी.आर. राव, भारतीय ही था, सब भारतीयों की सेवाएं लेते थे, तो उनसे ड्राफ्ट बना दिया। फिर इसी बी.आर. राव की सेवा बाद में 1947 में कांग्रेस के लोगों ने और वायसराय ने, दोनों ने मिलकर ली। उन्हीं बी.आर. राव ने ये संविधान का भी ड्राफ्ट बनाया, जिसको बाद में हमारे जो दिग्गज कानून वेत्ता थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आदि, उन्होंने देखा, सुधार उधार किया। लेकिन उसका मूल ड्राफ्ट किसने बनाया था? उसी बी.आर. राव ने, जिसने 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बनाया था।